आज हम इतिहास के उस पन्ने को खोलने जा रहे हैं जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का आप कह सकते हैं कि पूरा नक्शा ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं चंपारण सत्याग्रह की। हमारे पास जो दस्तावेज और किताबें हैं वो इस आंदोलन की जड़ों, ये कैसे आगे बढ़ा और इसके क्या क्या गहरे असर हुए, इन सब की कहानी बताती हैं। और हमारा मकसद आज ये समझना है कि बिहार के एक छोटे से जिले में शुरू हुआ ये विरोध, ये कैसे मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बना गया और कैसे इसने पहली बार किसानों के दर्द को पूरे देश की आवाज बना दिया। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। और कहानी शुरू होती है चंपारण के खेतों में उगाई जा रही एक फसल से, जो किसानों के लिए किसी जहर से कम नहीं थी। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि चंपारण में आखिर चल क्या रहा था। मतलब हालात इतने बुरे कैसे हो गए कि गांधी जी को वहां जाना पड़ा। देखिए, सारी गड़बड़ अंग्रेजों की बनाई नीतियों में थी। उस वक्त की जो लगान व्यवस्था थी और खेती को जिस तरह से एक बिजनेस बना दिया गया था, उसने किसानों की कमर तोड़ दी थी। लेकिन इसमें जो सबसे सबसे जालिमाना चीज थी वो थी तिनकठिया पद्धति। तिनकठिया, ये क्या था? सुनने में थोड़ा अजीब है। हाँ, इसका मतलब था कि हर किसान को अपनी जमीन के मान लीजिए 20 हिस्से हैं तो उसमें से 3 हिस्सों पर नील की खेती करनी ही पड़ेगी। ये एक तरह का जबरदस्ती का कॉन्ट्रैक्ट था। अच्छा, मतलब अपनी ही जमीन पर अपनी मर्जी की फसल नहीं उगा सकते थे? बिल्कुल। और ये कॉन्ट्रैक्ट अंग्रेज बागान मालिक, जिन्हें नीले कहा जाता था, वो किसानों से करवाते थे। लेकिन इसमें किसानों का नुकसान क्या था? मेरा मतलब है, नील की खेती से उन्हें कुछ पैसे तो मिलते होंगे। पैसे, यहीं वो सारा खेल था। स्रोत साफ बताते हैं कि ये एक दोहरी मार थी। पहली बात, नील की खेती के लिए उन्हें जो दाम मिलते थे वो बाजार भाव से बहुत ही कम थे, मतलब नाम मात्र के। और दूसरा ये कि नील की खेती जमीन की सारी जान खींच लेती थी। जिस खेत में नील उगता वो कुछ सालों में बंजर होने लगता। किसान वहां चावल या दाल जैसी जरूरी फसलें नहीं उगा पाते थे। एक मिनट, यहाँ एक बात समझ नहीं आई। अगर 19वीं सदी के आखिर तक जर्मनी में केमिकल ड्राई बन गई थी और नील की मांग खत्म हो रही थी, तो फिर ये अंग्रेज बागान मालिक किसानों को पकड़कर क्यों बैठे थे? बहुत ही अच्छा सवाल है। यही तो शोषण का सबसे घिनौना रूप था। जब नील का धंधा चौपट हो गया तो नीलोहों ने सोचा कि इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलने के लिए भी किसानों से ही पैसा वसूला जाए। मतलब? निकलने के लिए भी पैसे। हाँ। उन्होंने किसानों से कहा कि अगर तुम्हें नील की खेती से छुटकारा चाहिए तो हमें भारी भरकम लगान दो, और जो पैसे कर्ज के तौर पर दिए थे उन्हें बढ़ी हुई दरों पर चुकाओ। और ये वसूली बहुत बेरहमी से की जाती थी। मारपीट, घर का सामान उठा लेना, ये सब आम बात थी। चंपारण का किसान पूरी तरह से फंस चुका था। तो मतलब चंपारण में हालात बारूद के ढेर पर थे, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी मिली कांग्रेस के एक अधिवेशन में। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। वहीं पर चंपारण का एक आम लेकिन जिद्दी किसान राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिला। और गांधी जी मान गए। उस वक्त तो गांधी जी भारत में नए नए ही थे, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। पर क्या वो इतने बड़े नेता बन चुके थे कि कोई भी उनसे मदद मांगने पहुंचाए? उस वक्त तक वो पूरे भारत के नेता नहीं बने थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में उनके काम की खबरें यहां पहुंच चुकी थी। लोगों को पता था कि ये एक ऐसा आदमी है जो अंग्रेजों से लड़ना जानता है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, चंपारण में पहले भी विद्रोह हुए थे, 1860 के दशक में, फिर 1908 में भी। लेकिन वो सब दबकर रह गए। राजकुमार शुक्ल को यह समझ आ गया था कि इस लड़ाई को जीतने के लिए एक राष्ट्रीय चेहरे की जरूरत है, और वो चेहरा गांधी जी थे। और फिर 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे और वहां से चंपारण। उनका इरादा क्या था? क्या वो सीधा आंदोलन करने गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। गांधी जी का तरीका अलग था। उनका पहला मकसद सिर्फ और सिर्फ सच का पता लगाना था। वो किसानों से मिलना चाहते थे, उनकी बातें सुनना चाहते थे। वो किसी जल्दबाजी में नहीं थे। लेकिन अंग्रेज प्रशासन ने उन्हें ये सब इतनी आसानी से तो करने नहीं दिया होगा। बिल्कुल नहीं। गांधी जी ने सबसे पहले बागान मालिकों की संस्था के मंत्री J.M. विल्सन से बात की। विल्सन ने साफ कह दिया, हम किसी बाहरी आदमी को दखल देने नहीं देंगे। और कमिश्नर L.F. मॉर्गेट ने तो गांधी जी को धमकी ही दे डाली। न सिर्फ मदद से मना किया, बल्कि फौरन चंपारण छोड़ने का हुक्म सुना दिया। मतलब एक आदमी जो सिर्फ किसानों से बात करने आया है, उसे जिला छोड़ने का नोटिस दे दिया। ये तो अजीब बात है। और यहीं से चंपारण सत्याग्रह की असली शुरुआत हुई। कमिश्नर के आदेश के बावजूद गांधी जी मोतिहारी पहुंचे। 15 अप्रैल को जब वो एक गांव जा रहे थे एक किसान का हाल जानने,
तो रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया और सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जिला छोड़ने का सरकारी आदेश थमा दिया। और गांधी जी ने आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे लगता है अंग्रेजों को लगा होगा कि गिरफ्तारी से मामला शांत हो जाएगा। उन्होंने यही सोचा था, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अगले दिन जब गांधी जी को अदालत में पेश किया गया तो वहां हजारों की तादाद में किसान जमा हो गए। अच्छा? अदालत के बाहर का माहौल देखने लायक था। अंग्रेज अफसर घबरा गए और अदालत के अंदर जो हुआ वो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। क्या हुआ था अदालत में? जज ने गांधी जी से पूछा कि क्या वो अपना अपराध कबूल करते हैं। गांधी जी ने खड़े होकर कहा, हाँ, मैं कानून तोड़ने का अपराधी हूं। मैंने सरकारी आदेश का उल्लंघन किया है, लेकिन मैंने ये अपनी अंतरात्मा की आवाज पर किया है। मेरा मकसद इन किसानों की मदद करना है और जब तक ये देश मेरा है, मुझे इसके किसी भी हिस्से में जाने का हक है। आप मुझे इसके लिए जो भी सजा देना चाहें दे सकते हैं। और उन्होंने जमानत भरने से भी इनकार कर दिया। हाँ, ये तो सीधा सीधा सिस्टम को चैलेंज करना हुआ। ये सिर्फ चैलेंज नहीं था, ये अंग्रेजी राज की नैतिक बुनियाद पर हमला था। एक निहत्था आदमी उनकी भरी अदालत में खड़े होकर कह रहा था कि तुम्हारा कानून अन्यायपूर्ण है और मैं उसे नहीं मानूंगा, चाहे मुझे जेल हो जाए। सरकार तो बुरी तरह फंस गई होगी। हाँ, एक तरफ गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता और दूसरी तरफ हजारों की भीड़। ऊपर से वाइसरॉय का दबाव था कि मामले को ज्यादा तूल ना दिया जाए। आखिरकार उन्हें बिना किसी शर्त के गांधी जी को रिहा करना पड़ा। ये तो बहुत बड़ी जीत थी। लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीत गए। ये एक रणनीतिक और नैतिक जीत थी। इस एक घटना ने पूरे चंपारण के किसानों का डर खत्म कर दिया। उन्होंने देखा कि अंग्रेजों की सत्ता को झुकाया जा सकता है। तो रिहा होने के बाद गांधी जी ने अपना काम फिर से शुरू किया होगा, किसानों के बयान दर्ज करना। हाँ, और इस बार और भी बड़े पैमाने पर। वो और उनके सहयोगी, जिनमें राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी जैसे कई बड़े वकील भी थे, गांव-गांव घूमने लगे। मतलब उस जमाने में बिना किसी टेक्नोलॉजी के उन्होंने करीब 2900 गांवों का दौरा किया और 13,000 से ज्यादा किसानों के बयान दर्ज किए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और व्यवस्थित काम था। हर बयान की कॉपी बनाई जाती थी। और अंग्रेजी सरकार ये सब चुपचाप देख रही थी। उन्होंने रोकने की कोशिश की, दबाव भी बनाया, लेकिन गांधी जी ने साफ कह दिया कि जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलता, वो चंपारण से नहीं हिलेंगे। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि सरकार के लिए उन्हें जबरदस्ती रोकना नामुमकिन हो रहा था। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। तो फिर सरकार ने क्या किया? बिहार के उपराज्यपाल सर एडवर्ड गेट ने गांधी जी को बातचीत के लिए बुलाया और सरकार ने किसानों की समस्याओं की जांच के लिए एक आधिकारिक कमेटी बनाने का फैसला किया। नाम था चंपारण एग्रेरियन कमेटी। और क्या गांधी जी को भी इस कमेटी में शामिल किया गया? और यही गांधी जी की सबसे बड़ी मांग थी। वो चाहते थे कि जांच में किसानों का भी एक प्रतिनिधि हो। सरकार को मानना पड़ा। अब गांधी जी सिर्फ एक आंदोलनकारी नहीं, बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त जांचकर्ता भी थे। इस कमेटी की रिपोर्ट में क्या निकला? कमेटी ने माना कि तिनकटिया पद्धति वाकई में शोषणकारी है और बागान मालिकों ने किसानों से अवैध तरीके से पैसा वसूला है। इसकी 2 मुख्य सिफारिशें थीं। पहली, तिनकटिया पद्धति को तुरंत खत्म किया जाए, और दूसरी कि जो पैसा अवैध रूप से वसूला है उसका 25% हिस्सा किसानों को वापस लौटाया जाए। बिल्कुल, और सरकार ने सिफारिशें मान ली। मार्च 1918 में चंपारण कृषि कानून पास हो गया। तिनकटिया पद्धति हमेशा के लिए खत्म हो गई। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इस आंदोलन का क्या महत्व था? इसने सिर्फ चंपारण के किसानों की मदद की या इसका असर और भी गहरा था? इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। पहली बात, इसने गांधी जी को रातों रात एक राष्ट्रीय हीरो बना दिया। चंपारण वो प्रयोगशाला थी जहां गांधी जी ने सत्याग्रह का भारत में पहला सफल प्रयोग किया। उन्होंने एक फॉर्मूला तैयार किया जिसे बाद में पूरे देश में इस्तेमाल किया गया। किसानों के मुद्दे को भी शायद पहली बार इतनी तवज्जो मिली होगी। एग्जैक्टली। इससे पहले किसानों के मुद्दे क्षेत्रीय हुआ करते थे। चंपारण ने पहली बार किसानों की लड़ाई को आजादी की लड़ाई के केंद्र में ला खड़ा किया। और एक दिलचस्प बात जो हमारे स्रोत बताते हैं, इसी आंदोलन की सफलता से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार मोहनदास करमचंद गांधी के लिए महात्मा शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन एक सवाल जो हमेशा उठता है और आलोचक भी उठाते हैं, सिर्फ 25% ही क्यों? जब ये साबित हो गया था कि वसूली अवैध है, तो गांधी जी ने 100% वापसी की मांग क्यों नहीं की? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। गांधी जी खुद जानते थे कि 25% रकम बहुत कम है,
लेकिन उनके लिए पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत था। उनका मानना था कि अंग्रेज बागान मालिकों के लिए, जो खुद को कानून से ऊपर समझते थे, अपनी गलती मानकर 25% रकम लौटाना ही बहुत बड़ा अपमान था। मतलब ये पैसे की लड़ाई कम और सम्मान की लड़ाई ज्यादा थी। एकदम सही। गांधी जी का उद्देश्य नीलोहों को आर्थिक रूप से नहीं बल्कि नैतिक रूप से हराना था, और वो इसमें पूरी तरह कामयाब हुए। 25% पर समझौता करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि अंग्रेज बागान मालिक गलत थे और उन्हें झुकना पड़ा। तो ये एक तरह से एक नैतिक जीत थी। हाँ, उस दौर के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी नैतिक और राजनीतिक जीत थी। ये सब 100 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है। आज के समय में इस सत्याग्रह का क्या मतलब है, खासकर जब हम आज भी किसानों की आत्महत्या और उनके संघर्ष की खबरें सुनते हैं? इसकी प्रासंगिकता शायद आज और भी ज्यादा है। स्रोत एक बहुत ही मार्मिक तुलना करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में चंपारण के किसान नील की खेती छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो उनके लिए घाटे का सौदा थी। और आज के सरकारी सर्वेक्षण बताते हैं कि देश के लगभग 40% किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। 40%? ये तो चौंकाने वाली बात है। मतलब शोषण का तरीका बदल गया है, पर नतीजा वही है। बिल्कुल। उस समय शोषण करने वाली ताकत औपनिवेशिक सत्ता थी। आज शोषण का स्वरूप बाजारवादी ताकतों का है। कभी बीज और खाद बेचने वाली बड़ी कंपनियां, कभी मंडी की व्यवस्था, तो कभी कर्ज का जाल। शोषण का चेहरा भले ही बदल गया हो, लेकिन किसानों की बेबसी में कोई खास फर्क नहीं आया है। बस एक अंतर है। क्या? आज उनकी आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने वाला कोई गांधी जैसा चेहरा नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अंग्रेजों के खिलाफ किया गया वो संघर्ष आज के दौर में अपना मतलब खो चुका है? या फिर चंपारण सत्याग्रह में छिपा संदेश, अन्याय के खिलाफ सच और अहिंसा के रास्ते पर डटे रहने का संदेश, आज और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। ये सवाल आज भी उतना ही बड़ा है कि जब किसानों के सामने बाजार की बड़ी बड़ी ताकतें खड़ी हों, तो शांतिपूर्ण विरोध और एकजुटता का रास्ता कितना असरदार हो सकता है। ये विचार आज के श्रोताओं के लिए है।